हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैग्नेट में हमारा चैप्टर चल रहा है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। आज पार्ट 9 है। क्लास 12th में हम आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, तो देखिए आज हम आपको टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए धारावाही तारों के बीच बल और एम्पियर की परिभाषा। ये हमारा टॉपिक है। इसमें देखिए, ये जितना भी चैप्टर में हमने आपको जितना भी कुछ पढ़ाया है, उसमें जो भी हमने आपको इम्पोर्टेंट बताया, उसमें पूरे चैप्टर में अगर हम कहें एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है तो ये इसके ऊपर डाल लीजिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि धारावाही तारों के बीच बल, यानी कि धारावाही का मतलब क्या, वहाँ पर जो भी तार होगा हमारा उसमें क्या होगा, करंट होगा, तो धारावाही वो तार कहलाएगा। और वहाँ पर हम क्या निकालेंगे, बल का मान निकालेंगे, यानी कि F निकालेंगे, और फिर उसके बाद एम्पियर की उसकी परिभाषा लिख देंगे। तो वो हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। क्या, धारावाही तारों के बीच बल और एम्पियर की परिभाषा, ये पूरा डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हम आपको ये चित्र समझा देते हैं, जैसे कि आप ये डेरिवेशन आसानी से कर सकेंगे। कैसे तारें हैं, धारावाही तार। धारावाही का मतलब जहाँ पर इस तारों में क्या हो रहा है, करंट आ रहा है। तो देखिए धारा को किससे लिखते हैं, I से लिखते हैं। तो इस तार में धारा क्या है, I1, और इस तार में धारा क्या है, I2। और धारा की दिशा कैसी होगी, ऊपर की ओर। यहाँ पर ये एरो बना है, यानी ऊपर की ओर धारा की दिशा होगी। इस तार की धारा क्या है, I1, इस तार की धारा क्या है, I2 है। यहाँ पर देखिए डेरिवेशन में हमसे पूछ रहा है कि तारों के बीच बल। तो देखिए यहाँ पर दो तार ले ली थी, PQ और RS। यहाँ पर धारा हमने दिखाई थी, यहाँ पर I1 है इस तार में धारा, और यहाँ पर धारा क्या है, I2 है इस तार में। तो देखिए यहाँ पर बल कैसे हम पता करेंगे कि आकर्षित होंगे या प्रतिकर्षित होंगे। यहाँ पर देखिए धारा की दिशा यहाँ पर भी ऊपर की ओर है, एरो हमने ऊपर की ओर बनाया है, एरो ऊपर की ओर है, और इस तार में भी एरो ऊपर की ओर है। मतलब क्या है यहाँ पर कि जो धारा है वो दोनों तारों में एक ही दिशा में बह रही है। दोनों दिशा में एक ही दिशा में धारा जो है वो दोनों तारों में एक ही दिशा में बह रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों तार है एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आकर्षित के लिए हमने देखिए यहाँ पर एरो बना दिया है। ये दोनों तार एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो देखिए इस तरीके से बना दिया, और F लिख दिया, यानी बल लगेगा, एक दूसरे को आकर्षण बल लगेगा। और फिर यहाँ पर देखिए इन दो तारों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, R मान ली है, यानी PQ और RS के बीच की जो दूरी है उसको हमने क्या मान लिया, R मान लिया है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यही दो तार ले लें, और लेकिन अगर धारा एक में ऊपर की ओर है, एक में नीचे की ओर है, तब क्या होगा, तब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब कि एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो देखिए बल किधर की ओर लगेगा, बाहर की ओर बल लगेगा। और इनके बीच की भी दूरी क्या हमने मानी है, R ही मानी है। देखिए फिर से आपको समझा देते हैं डिटेल में कि यहाँ पर चित्र हमारा क्या कह रहा है। देखिए आपको फिर से समझा देते हैं चित्र क्या है। और देखिए रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको इतनी अच्छी से चित्र समझा देंगे, और अगर आप ये चित्र समझ लेते हैं अच्छी तरीके से तो आप इसके बारे में भी बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने दो तार लिए हैं। क्या लिए, दो तार लिए हैं, एक PQ और RS। यही तार हमने यहाँ पर इसलिए दिखा दिया है क्योंकि यहाँ पर इन दो तारों में धारा क्या है, समान दिशा में। इन तारों में क्या है, धारा हमने विपरीत दिशा में बनाई है, इसलिए यहाँ पर दो तार केवल लिए हैं, एक PQ और RS। यहाँ पर आप ये बिल्कुल ना समझे कि यहाँ पर चार तार लिए, चार तार बिल्कुल नहीं लिए। कितने तार हैं, दो तार हैं। एक हो जाएगा PQ और दूसरे तार का नाम क्या हो जाएगा, RS। अब आगे देखिए इनके तारों के बीच की डिस्टेंस क्या मानी है, R मानी, यानी दोनों जो तार हैं PQ और RS उनके बीच की दूरी क्या है, R है। अब देखिए यहाँ पर जब दोनों तार समान दिशा में यहाँ पर धारा होगी, दोनों तारों में जो धारा की दिशा है वो समान दिशा में होगी। मतलब कि देखिए यहाँ पर भी एरो ऊपर की ओर है, यहाँ पर भी एरो ऊपर की ओर है। इसका मतलब ये है कि दोनों तारों में धारा कैसी है, समान दिशा में बह रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों एक जो आकर्षण बल है इनके बीच, आकर्षण बल क्या होगा, एक मतलब अंदर की ओर लगेगा दोनों। देखिए ये भी अंदर की ओर लग रहा है, ये भी अंदर की ओर लग रहा है। लेकिन जब हम यही इस धारा को विपरीत दिशा में कर दे तारों के, देखिए इसमें ऊपर की ओर बह रही है धारा, इसमें नीचे की ओर धारा बह रही है, तो ये क्या होगा, ये बाहर की ओर बल लगेगा, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे ये। तो आशा करते हैं कि आपको ये चित्र समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखिए PQ के लिए हमने धारा I1 मानी है, और RS तार के लिए हमने धारा क्या मानी है, I2 मानी है। अब देखिए जैसा हमने आपको चित्र में समझाया है सेम वैसा ही लिखा है। अब देखिए आपको थ्योरी समझाते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया एक चीज़, चलिए आपको एक चीज़ और समझा देते हैं।
यहाँ पर देखिए इसमें हम थ्योरी कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए आपको हम एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई फ्रेंड है और आप जैसे पढ़ाई में बहुत तेज़ हैं और आपका फ्रेंड आप पढ़ाई में नहीं तेज़ है, तो वो आपका फ्रेंड क्या सोचेगा, मेरा फ्रेंड तो तेज़ है पढ़ाई में लेकिन हम नहीं है, तो वो भी प्रयत्न करेगा कि हम भी अपने फ्रेंड की तरह बने। तो यहाँ पर देखिए इससे कैसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया कि दो तार हैं, एक PQ और एक RS है। अगर हम मान लें कि PQ धारा जब हम प्रवाहित करते हैं, करंट इसमें जब है धारा में, तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तार के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसका अनुभव इसके पास वाला तार भी करता है। इसका मतलब ये है, अगर PQ तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र अगर इसके चारों ओर है तो इसका अनुभव क्या करेगा, इसके पास वाला तार भी करेगा। चालक कहें या तार कहें, आप यहाँ पर कोई चालक भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर तारों के बीच निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिए, तार लिए हैं। तो देखिए फिर से आपको बताते हैं कि हमने क्या बताया आपको कि अगर कोई तार है और उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर उत्पन्न होता है, क्योंकि देखिए धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा, तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर इस तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो इसका अनुभव क्या होगा, इसके पास वाला तार भी करेगा। ऐसे यहाँ पर जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसका अनुभव क्या करेगा, इसके पास वाला तार भी इसका अनुभव, चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करेगा। ये लाइन हम लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे कि अगर धारा दोनों तारों में समान दिशा में है तब ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं बल। लेकिन अगर धारा दोनों तारों में विपरीत दिशा में, यानी कि अगर एक धारा ऊपर की ओर जा रही है, एक नीचे की ओर जा रही है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। फिर उसके बाद आप जो है यहाँ पर लगेगा, हमने इससे पिछले क्लास में जो डेरिवेशन कराया था उसमें जो B का मान हमने निकाला था, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो निकाली थी वो लगाएंगे और हमको फाइनली F का मान मिल जाएगा जो हमसे डेरिवेशन में पूछा है। फिर इस F के मान से हम एम्पियर की परिभाषा भी लिख देंगे। तो देखिए चलिए आपको हमने अच्छे से समझा दिया है, एक बार आपको थ्योरी वाइज भी समझा देते हैं। तो देखिए आप ये चित्र बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, सेम देखिए जैसा आपको बताया वैसे ही लिखा है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि हम यहाँ पर सब कुछ मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैग्नेट ही हम बताएंगे यहाँ पर। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका अनुभव इसके पास वाला चालक भी करता है। चालक का मतलब यहाँ पर जो तार हमने लिया है वो। जब दोनों चालकों में धारा समान दिशा में होती, देखिए हमने ऐसे बनाए थे दोनों समान दिशा में धारा थी, तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे की ओर खींचेंगे। जबकि जब विपरीत दिशा में होती है धारा तब ये दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब एक दूसरे से अलग हटना। तो यहाँ पर इतना हमने बता दिया है चित्र के माध्यम से कि जब धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या हमारे चारों ओर तार के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका अनुभव उसके पास वाला चालक या तार भी करता है। फिर हमने आपको बताया कि अगर धारा दोनों समान दिशा में होगी तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और अगर विपरीत दिशा में होगी तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब देखिए चित्र के बारे में भी लिख देते हैं नीचे जो हमने चित्र में बनाया है कि हमने दो तार बनाए हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि माना PQ और RS दो तार हैं तथा इनमें बहने वाली धारा क्या हमने मानी थी, I1 और I2 है। ये हमने लिख कर दिखा दिया है कि धारा क्या है, I1 और I2 है। तब तार PQ में धारा I1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, देखिए जो हमारा PQ तार था इधर वाला P और Q, उसमें धारा क्या थी, I1, तो हम यहाँ पर धारा I1 ही लेंगे। इस धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हम निकालेंगे, लेकिन इसका अनुभव कौन करेगा, दूसरा वाला तार करेगा। जो RS तार है वो इसी धारा मतलब इसी का अनुभव करेगा। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसका अनुभव कौन करेगा, RS करेगा। लेकिन यहाँ पर इस नियम में हम I का मान क्या करेंगे, I1 लेंगे, क्योंकि धारा यहाँ पर हम PQ तार में निकाल रहे हैं, इसलिए हम B के मान में जो I का मान है वो I1 लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने कल डेरिवेशन आपको बताया था वो था B समानुपाती I/R, ये हमारा था डेरिवेशन। फिर हमने आपको बताया था समानुपाती हटाते हैं तो μ0/2π आ जाता है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है B बराबर μ0/2π I/R। अब देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर पहले के लिए तार के लिए निकालना है तो यहाँ पर B1 कर दिया है। फिर यहाँ पर धारा यहाँ पर क्या थी, पहले तार के लिए यानी PQ तार में धारा क्या थी, I1, तो हमने यहाँ पर I की जगह पर I1 लिख दिया, बाकी फॉर्मूला वैसे ही है। फिर आगे देखिए इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार RS पर लगने वाला चुंबकीय बल जिसकी लंबाई
L होगी। तब क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए जब हमने आपको धारावाही चालक के बीच बल निकाला था तो क्या निकाला था, F बराबर बिल साइन थीटा। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये डेरिवेशन भी आपको हमने कराया था। तो यहाँ पर हमने इसका यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पर B की जगह पे हम क्या रखेंगे, B1, क्योंकि जो यहाँ पर निकाला आर एस तार के लिए, आर एस तार के लिए हमने यहाँ पर ये F बराबर बिल साइन थीटा लिखा है। लेकिन यहाँ पर B1 क्यों लिखा है, क्योंकि इसलिए जो पहला तार था उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसका अनुभव कौन करेगा, दूसरा वाला तार करेगा। तो दूसरे वाले तार के लिए भी हम क्या लिखेंगे, B1 ही लिखेंगे। और दूसरे तार में धारा क्या थी, I2 थी, तो इसलिए I की जगह पर क्या लिखा है, I2 लिखा है। L ऐसे ही रहने दिया, साइन थीटा को भी हमने ऐसे ही रहने दिया। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। और देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको माना था, B1 बराबर μ0/2 I1 अपॉन R। तो इसको बना लीजिए समीकरण 1, और जो नीचे वाली है वो इक्वेशन 2 है। अब देखिए हमने आगे क्या किया है, जो हमने अभी ऊपर B1 का मान निकाला उसको यहाँ पर पुट कर दिया है। देखिए तो आ जाएगा F बराबर μ0/2 I1 अपॉन R। अब देखिए I2 L साइन थीटा जैसे था वैसा ही हमने रहने दिया। अगर हम मान लें कि साइन थीटा का मान कितना है, 1 है, और थीटा का मान अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो अगर साइन थीटा का मान 1 रखेंगे और I1 और I2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे I के, तब देखिए इसी मान में हम यहाँ पर देखिए रख देंगे F बराबर μ0/2 ऐसे ही है, और यहाँ पर I दोनों बराबर हो जाएंगे तो I क्या हो जाएगा, I²। R जैसे था वैसे ही रहने दिया और L ऐसे ही रहने दिया। साइन थीटा का मान चूंकि 1 हो जाएगा तो इसकी 1 से सबकी गुणा होगी, तो यही हमारा आएगा। अब देखिए हमारा आ चुका है F बराबर μ0/2 I² R अपॉन L, ये आ गया है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, F का मान केवल निकालना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से L का जो मान है वो नीचे पहुँचा देंगे। देखिए L के मान को हमने नीचे कर दिया है, तो आ गया है F अपॉन L इज इक्वल्स टू μ0/2 I² अपॉन R, ये आ गया है। अब यहाँ पर देखिए हमको किसका मान चाहिए, F का मान चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए L और R दो चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही है। यहाँ पर L का मान जो है और R का मान, इन दोनों का मान हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। और F के नीचे अगर 1 लिखेंगे तो वो अगर F बराबर 1 लिखें, F अपॉन 1 लिखें या F लिखें तो वो दोनों बात एक ही होती है, क्योंकि अगर किसी डिजिट के नीचे 1 लिखे या ना लिखे वो दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। तो अगर हम R और L का मान 1 रख दें तब हमारा क्या आ जाएगा, F बराबर, अगर हम R और L का मान 1 रख देंगे तो देखिए क्या आएगा, इसी इक्वेशन में L के नीचे 1 F के नीचे 1 रखेंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए μ0/2 ऐसे ही रहेगा और I² भी ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पर R की जगह पर भी 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी I² के नीचे 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो देखिए हमारा फिर से बता देते क्या बचेगा, F इज इक्वल्स टू μ0/2 I², ये बचेगा। अब देखिए हमने इसका मान आपको बताया था क्या होता है, 2 × 10⁻⁻7 होता है। तो यहाँ पर हमने इसका मान रख दिया है और I² जैसे था वैसे ही रहने दिया है। ये हमारा क्या निकल आएगा, धारावाही तारों के बीच बल। ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पर बल के लिए कंप्लीट हो गया है। लेकिन आगे हमसे डेरिवेशन में ये भी पूछा गया था कि एम्पियर की परिभाषा लिखिए। अब देखिए यहीं से हम एम्पियर की परिभाषा भी बना लेंगे। देखिए कैसे, एम्पियर का मतलब क्या होता है, एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा को लिखते हैं I से, तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। यहाँ पर हमको किसकी डेफिनेशन निकालनी है, एम्पियर की निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर I² लिखा है। अब यहाँ पर F का मान 1 कब होगा, 1 देखिए तब होगा अगर यही मान यहाँ पर भी हो, यानी कि अगर F का मान 2 × 10⁻⁻7 हो, और चूंकि यहाँ पर भी 2 × 10⁻⁻7 चल रहा है, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो देखिए 2 × 10⁻⁻7 और I² बराबर में चलेगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, 1 आ जाएगा। ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, और 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 ही होता है। तो यानी एम्पियर की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे कि जब F का मान 2 × 10⁻⁻7 होगा तब I का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही हमारी एम्पियर की परिभाषा है। और जो हमने माना था R बराबर 1, L बराबर 1, वो भी हम यहाँ पर लिखकर दिखा देंगे। तो देखिए हमने नीचे लिखा है कि यदि चालकों के बीच लगने वाला बल कितना होगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। यहाँ पर इसकी यूनिट है, F का जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, न्यूटन। तथा बीच की दूरी क्या हमने मानी थी, 1 मीटर, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। और तार के बीच की लंबाई हमने 1 मीटर मानी थी, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। तब धारा का मान क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। यही हमारी एम्पियर की डेफिनेशन हो जाएगी। तो देखिए ये जो पूरा जो हमारा डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 तार लिए PQ और RS। इसमें जो धारा उत्पन्न होगी उसका अनुभव ये वाला भी
ये वाला तार भी करेगा, यानी कि जो PQ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसका अनुभव कौन करेगा, RS वाला तार भी करेगा। फिर हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया B बराबर μ0/2 I/R, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। फिर उसके बाद इसका मान रख देंगे जो हमने बल निकाला था धारावाही चालक के लिए, क्या था हमारा, F बराबर बिल साइन थीटा। ये भी हमने आपको बताया था। इन दो फॉर्मूले का यूज़ हुआ है यहाँ पर, जो अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने B1 का मान निकाला था तो B1 कर देंगे, यहाँ पर I2 है और यहाँ पर भी I1 है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर से F का मान निकाल लेंगे। फिर F के मान से हम यहाँ पर एम्पियर की डेफिनेशन भी निकाल लेंगे। और देखिए बेटा यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लिख लीजिए, हर साल एग्ज़ाम में आता है, ये हो सकता है इस बार भी 2022 के एग्ज़ाम में, हमारे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।